नमस्कार, भारतीय न्यूज देख रहे हैं सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरीदारी। इशू में बात करेंगे महिला आरक्षण को लेकर। देश की राजनीति में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन को लेकर जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री और बीजेपी इसे महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बता रही थी, तो वहीं कांग्रेस और विपक्ष इसे चुनावी नक्शा बदलने की रणनीति करार दे रहा है। लोकसभा में पेश किए गए संविधान संशोधन बिल के जरिए सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने और उसे महिला आरक्षण से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पर्याप्त बहुमत न होने के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों की सीटें कम करने की साजिश रची गई, जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष ने महिलाओं के हक में रोड़ा अटकाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ किया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं बल्कि परिसीमन से जोड़ने के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि क्या असल में महिलाओं के अधिकार की लड़ाई है या फिर राजनीतिक शक्ति संतुलन को बदलने की रणनीति। चर्चा करेंगे इस पे, क्योंकि ये एक बड़ा ही गर्म मुद्दा बना हुआ है और हर एक पार्टी जो है हर एक चुनावी जनसभा के अंदर इसको लुभाने की कोशिश कर रही है। और तीन खास मेहमान हम जुड़ चुके हैं और उनसे भी एक एक करके समझेंगे इन सब चीजों को। समीरन सैयद जी हैं हमारे साथ बीजेपी से। मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। राज बारात कैथल जी हैं कांग्रेस से हमारे पास। धन्यवाद, शुक्रिया मैम समय देने के लिए। शीतल गहलोत जी है मतलब पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत अपना कीमती साझा करने के लिए। मैं शुरुआत करूंगा शीतल गहलोत जी से। मैम, अब जो होना था वो तो हो चुका है, दोबारा लौट के वापस तो आएगा नहीं। अब कुछ देर के बाद जब सेशन लगेंगे तब देखा जाएगा। पर फिर भी इन सब चीजों को आपने जो घटनाक्रम घटे हैं इनको किस तरीके से देखते हैं, और हर एक चुनावी जनसभा के अंदर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, हर एक ने इस बात को एक मुद्दा बना लिया है। किस तरह से देखते हैं इन सब चीजों को आप मैम? जी आज की जो भारतीय राजनीति है उसके सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों में से एक है महिला आरक्षण और परिसीमन। दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन जब दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक गणित का ये जो सवाल बन जाता है। महिला आरक्षण का मूल उद्देश्य स्पष्ट है सभी को कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। लेकिन भारत में सभी महिलाओं का अभी तक जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व लगभग 14 से 15% रहा है, जो कि वैश्विक औसत से बहुत कम है। हम भारतीय लोग महिलाओं को सर्वाधिक सम्मान देने की बात तो करते हैं, लेकिन मौखिक रूप से। तो ऐसे में आरक्षण को सशक्तिकरण का कदम माना जा रहा है और मोदी सरकार और बीजेपी से संवैधानिक और ऐतिहासिक सुधार बता रही है और तर्क दे रही है कि इससे जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और सामाजिक जो संतुलन है वो सुधरेगा। लेकिन भारत की आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है, सभी जानते हैं। तो उसका सामाजिक न्याय और समान अवसर जब सबको मिलेंगे तो देश में महिलाओं के प्रति सम्मान का भी भाव बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी महिला ही हैं। तो लेकिन असली विवाद है परिसीमन का मुद्दा। बेसिकली परिसीमन है क्या? इसका मतलब है जो डीलिमिटेशन है उसका मतलब है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होना चाहिए, और बस यहीं से विवाद शुरू होता है। जो राहुल गांधी है वो आरोप लगा रहे हैं कि दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी। जी। खड़गे जी कह रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण के वो खिलाफ नहीं है, बल्कि इसको जो परिसीमन से जोड़ा जा रहा है इससे उन्हें दिक्कत है। और बीजेपी कह रही है कि विपक्ष राजनीतिक कारणों से महिलाओं को आरक्षण देने में देरी कर रहा है। तो असल में मुद्दा क्या है? टकराव यहीं पर प्रारंभ हो जाता है। बात महिलाओं के अधिकारों की नहीं है, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के अधिकारों की कोई बात नहीं है, कि कितनी राजनीतिक ताकत रहेगी इस पर लड़ाई है, इस पर युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर समान नहीं है, सबको पता है। नॉर्थ इंडिया बड़ा क्षेत्र है तो वहां की जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ती है। साउथ इंडिया छोटा क्षेत्र है तो वहां की जो जनसंख्या है वो थोड़ा अनुपातिक रूप में कम बढ़ती है। लेकिन अगर नई जनगणना के आधार पर परिसीमन होता है तो उत्तर भारत की जो सीटें हैं वो बढ़ती हैं और दक्षिण भारत की सीटें घट सकती हैं। ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देखकर एक जो जनसंख्या को देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है। और कांग्रेस का प्रभाव उत्तर में कम है और दक्षिण में अधिक है, तो उसकी चिंता लाजमी है। तो इसका सीधा असर संसद में राजनीतिक संतुलन शक्ति को बदलने में पड़ेगा, और जो क्षेत्रीय दल है और राष्ट्रीय दल हैं उनकी ताकत भी बढ़ जाएगी। तो ठीक। ये मोटी मोटी सी बात
है कि महिलाओं को के आरक्षण से ज्यादा मुद्दा डीलिमिटेशन को लेकर गड़बड़ाया हुआ है। ये राजनीतिक जोखिम की रणनीति है। आने वाले समय में ये किस हिसाब से बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है मैम, मैं दोबारा करूंगा, आपका मैं करूंगा राजपाला कैसल जी का। मैम, परिसमन से इतनी आपत्ति क्यों है? आखिर फायदा तो दोनों पार्टियों को मुख्य तौर पर मिल सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा सभी को नमस्कार, राजबाला नमस्कार। कैथल की तरफ से। देखो, महिला पे बात आती है, महिला आरक्षण पे बात आती है। देखो, ये बार बार बोला जाता है कभी महिला को आरक्षण के बारे में। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की भी लाइव सुनी थी, और हमने विधानसभा में जो राहुल गांधी की भी सुनी थी। लेकिन महिला क्या चाहती हैं कि कभी भी जब महिलाओं का आरक्षण की बात आती है तो राजनीति के इसका राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। तो उस टाइम पर क्या एक बार और मुद्दा उठाया था भी महिला को विधानसभा में और संसद में क्यों नहीं लिया जाता? क्या महिला अपनी भागीदारी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती? जब वो एक परिवार को संभाल सकती है, एक बच्चों को संभाल सकती है, एक अपने पति को संभाल सकती है, तो वो आपने अंदाजा नहीं है। मैं बीजेपी सरकार से भी बोलती हूँ और कांग्रेस से भी बोलती हूँ, जब महिला अपने परिवार को इतने अच्छे से संभाल सकती हैं, तो वो क्या उस संसद को और विधानसभा के और लोकसभा की इलेक्शन को या इस देश की जिम्मेवारी नहीं उठा सकती? और मैं चाहती हूँ वही महिला को आगे बढ़ाए, हर चीज में महिला आगे रहती है। घर की जिम्मेवारी में आजकल तो महिला आगे रहती है, और दाल चीनी जितनी भी जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी तो है, मैम यही तो जहां भी बात आती है भागीदारी ना, रही जाती यही बात आती है ना, अगर इस बात को सर्वसम्मति से मान लिया जाता, ये 3 विधेयक अगर पास हो जाते, तो महिलाओं के लिए ही ये अच्छा होना था, क्योंकि महिला हमेशा एक महिला अगर सर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी में एक आगे मिनट सर, रहती हैं। अगर जी मैम। महिलाओं की महिलाओं की ये बातें अगर अभी सर्वसम्मति से मतलब इतना मुद्दा ना उठाते मान दिया जाता तो महिला का सम्मान भी बढ़ता, और महिलाओं का सम्मान बीजेपी में भी बढ़ता और कांग्रेस में भी बढ़ता। जो से भी मतलब जितने भी पार्टी में बात नहीं कर रही, लेकिन मैं महिला की उसमें बोल रही हूँ। जितने भी पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी है, जो भी है, लेकिन उन्होंने समर्थन करना चाहिए महिलाओं का। भाई हम खुश हैं, महिला को आरक्षण दे देना चाहिए, क्योंकि 11% महिलाओं को आरक्षण है। और पाकिस्तान में देखो कितना महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। आप देखो क्या महिला में पाकिस्तान हमारा तो मैम वही हिंदुस्तान सवाल है ना, कांग्रेस पाकिस्तान ने से इतना भी है समय क्यों दूसरा। लगा दिया? कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? जब राजीव गांधी की सरकार थी, 400 प्लस सीटें थी, तब क्यों नहीं आरक्षण दिया गया महिलाओं को? तब तब क्यों नहीं क्या बढ़ाया करते गया? हैं सर, जब जब राजनीतिक मुद्दा, जब इलेक्शन नजदीक आता है, तब ये मुद्दा उठाया जाता है और कानून पहले से ही बना देते हैं, लेकिन वो देते नहीं। आवाज उठाते लेकिन देते नहीं। ये हम कांग्रेस को भी बोलते हैं, कांग्रेस क्यों नहीं देना चाहती? हम राहुल गांधी ने इतना लेडीजों का मजाक क्यों बनाया? ये हम पर, ये हमें एक निंदनीय बात है। लेडीजों पे सम्मान पे ठेस पहुंची है, और हम इसको तब जाकर हम माफी देंगे, तब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। मैम सिमरन मैम, इस बात को आखिर मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? हर एक रैली के दौरान यही बातें रखी जा रही हैं कि कांग्रेस ने जो है वो सही नहीं किया, अगर सर्वसम्मति से पास होता तो सही रहता। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार मैम। मैं अपनी इन बहनों की बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे पहली बात तो मैं राजबाला जी की पे से कहूंगी कि राहुल गांधी जी ने यूं कहा कि क्या मोदी जी महिलाओं को लड़वाना चाहते हैं। ये अल्फाज वो ऐसी जगह पर खड़े होकर कह रहे हैं, उनसे उनकी मानसिकता पता चल रही है। मतलब अगर महिलाएं होंगी वहां पर तो वहां झगड़ा होगा, लड़ाई होगी? नहीं। महिला एक पति पाल को संभाल सकती है, बच्चे पाल सकती है, ये बात हकीकत है, क्योंकि हम उस बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन महिला एक अच्छी लीडर भी बन सकती है। महिला में बर्दाश्त भी है। और उनको ये डर है कि जहां उनको ये डर है ना कि जहां संख्या महिलाओं की ज्यादा है और जहां कम है, और जहां कम है वहां उनका राज है। अगर वहां महिलाएं आएंगी तो वो समझेंगी भी, सोचेंगी भी, और उनकी बात नहीं मानेंगी। वो तो सच के साथ खड़ी होंगी, वो पार्शनैलिटी करेंगी ही नहीं। तो जिस तरीके से महिला के सम्मान में वो ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर वो सत्ता में होते तो वो इस कदम को आगे बढ़ाते। ये कहा जा रहा है आज से 3 साल पहले सन 2023 में ये पास हो चुका था और वो राजी थे। तो आज क्या प्रॉब्लम हुई उनको? आज की प्रॉब्लम की वजह समझ में क्यों नहीं आ रही हम लोगों के?
आखिर वो महिलाओं के खिलाफ खड़े क्यों हो गए एकदम? इसीलिए क्योंकि वो महिलाओं को बेवकूफ बना ही नहीं सकते हैं। ठीक। और अगर महिलाएं है 33% हर तीसरी सीट पे महिला आती है, तो इसमें बुराई की क्या बात है? ऐसा कोई है कि महिलाएं वहां पर जाकर अपनी चलाएंगी? महिलाएं तो हर चीज को समझती हैं, सोचती हैं, उनमें नरमी है। वो चार बातें बाहर वालों की भी बर्दाश्त करती हैं, घर वालों की भी बर्दाश्त करती हैं। लेकिन उन लोगों को ये चीज, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको ये मतलब है कि योगी सरकार कोई भी अच्छा काम ना करे, बस। वो उसको यूं कह देते हैं, आप मुद्दा बना रहे हो इलेक्शन का, इलेक्शन आ रहे हैं, आप इसलिए ऐसा कर रहे हो, आप इसलिए ऐसा कर रहे हो। इतने एक साल के अंदर हमारी रेखा जी ने इतनी सुविधाएं कर दी महिलाओं के लिए, आपने क्यों नहीं करी? 27 साल तो आप ही थे, 27 साल के बाद ही तो भाजपा आई है। आपने क्यों नहीं करा? हम तो आपका भी साथ देते ऐसे ही, अगर आप महिलाओं के साथ होते। आज तो आप 33% पे राजी नहीं हो रहे। आपको तो ये कहना चाहिए था कि 50% दे दो महिलाओं को। महिलाओं का हक है। महिलाएं हर जगह पीड़ित हो रही हैं। हम आपके पास जाएं, आपकी घर की महिलाओं के पास जाएं, अपनी परेशानी रखें। आप हमारी परेशानी आगे रख सकते हैं, लेकिन हम अपनी परेशानी सामने आकर नहीं रख सकते। ये हम 10 महिलाओं की परेशानी नहीं रख सकते, ये नहीं चाहते वो लोग। ठीक है मैम, दोबारा रुक करता हूँ, मैं रुक करूंगा शीतल गहलोत जी का। मैम, परिसमन का असली प्रभाव किन राज्यों पर पड़ सकता था? क्या बीजेपी इसे चुनावी नैरेटिव बना रही है? विपक्ष का जो विरोध है वो कितना तर्क संगत लगता है आपको इन सब चीजों के ऊपर? देखिए, ये जो परिसीमन की बात है, वो पहली बार हुआ है 1990 के बाद। पहला मौका है जब लोकसभा में कोई संविधान संशोधन बिल पास नहीं हुआ है या गिर गया है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार जानती थी कि 2/3 बहुमत से ये पास होना है, और उनको इस बात का भी पता था कि 2/3 बहुमत उनके पास नहीं है। तो सरकार को पता था कि हमारे पास 293 सांसद हैं और 352 जरूरी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो फिर भी बिल को लेकर आई। ये बहुत बड़ी विवेचना वाली बात है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो परिसीमन आयोग का गठन है वो भारतवर्ष में पहली बार हुआ है। भारतवर्ष में इससे पहले भी परिसीमन आयोग का गठन 4 बार ऑलरेडी हो चुका है। 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। लेकिन 73 से लेके 2002 में भी परिसीमन आयोग ने कोई भी संख्या में बदलाव नहीं किया था। अब जो मोदी सरकार है वो इस बिल को लेकर क्यों आई है, ये देखने वाली बात है। 16 अप्रैल 2026 से महिला आरक्षण बिल, वैसे भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से लागू हो चुका है। इसमें ऐसी कोई इफ बट वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार के पास मोटा मोटी मेरे हिसाब से थोड़े से एजेंडे हैं। सबसे पहले तो सरकार ने कोशिश की है कि विपक्ष, देखिए हम बिल लेकर आए हैं और विपक्ष इस काम को होने नहीं दे रहा है, तो हार कर भी जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। तो मेरे हिसाब से मोदी जी ने बहुत अच्छा एजेंडा सेट किया है, जो कि इस नैरेटिव को, मैं चाहती हूँ ऑपोजिशन वाले लोग भी इस नैरेटिव को सेट करें, वो भी कोई अच्छा काम इस तरह से लेकर आए जिससे कि समाज में अच्छा संदेश जाए लोगों के बीच। सबसे पहले दूसरी बात, इलेक्शंस में वो सब के पास जाकर कहेंगे कि विपक्ष सुधार नहीं चाहता। जीएसटी के टाइम में भी आपने देखा होगा कि जीएसटी कांग्रेस का एजेंडा था, लेकिन भुनाया किसने, क्रेडिट किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने। क्यों? और उन्होंने साबित कर दिया कि कांग्रेस रिफॉर्म्स नहीं चाहती, वो एंटी रिफॉर्म पार्टी है। तो जीएसटी बिल पास किया गवर्नमेंट ने, लेकर आई थी कांग्रेस, और क्रेडिट लिया बीजेपी ने। तो इसी तरह से सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन हुआ? जो इस मुद्दे को भुनाना जानता है। तो आप गवर्नमेंट के पास, मैं बीजेपी गवर्नमेंट की भूरी भूरी प्रशंसा इस बात से करूंगी कि गवर्नमेंट जानती है कि किस तरह से होमवर्क लोगों को देना है। होमवर्क मतलब पहले यूसीसी लेकर आई, यूजीसी लेकर आई, और अयोध्या लेकर आई, आर्टिकल 370 लेकर आई, सबको पता है। लेकिन लंबे लंबे समय तक ये सारी बातें नहीं चल थी। आपने आज से पहले डिलिमिटेशन का नाम नहीं सुना होगा। तो परिसीमन शब्द लाकर भारतीय राजनीति में लोगों के लिए एक होमवर्क लेकर आई है सरकार। आप सब लोग इस पर पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, सब लोग इधर उधर देखेंगे, और ये एक्चुअली क्या है, और इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं, और इसके क्या नुकसान होने वाले हैं, ये आम आदमी को भी ये बात धीरे धीरे पता चल जानी है। डिलिमिटेशन काफी क्रिटिकल है, और इसको बहुत इजीली, आसान शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो मैं यही कहूंगी, और क्योंकि
और जी गवर्नमेंट के पास आने वाले समय में मान लीजिए उन्हें कॉलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ जाती है किसी कारणों से, तो इस बिल के माध्यम से सरकार ने ये भी पता कर लिया है कि कितने कैंडिडेट हमारे फेवर में आ सकते हैं। तो और विमेन रिजर्वेशन की जहां तक बात है, तो जो रिफॉर्म है वो 2/3 मेजोरिटी से होता है। सबको ये भी, कोई भी विधेयक सरकार को अगर पास करना होता है तो इस बात की जानकारी लोगों तक दी जा सकती है कि देखिए हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, इसलिए ये चीज पास नहीं हो सकेगी। आने वाले इलेक्शंस में आप हमें होते, ताकि हम और नए विधेयक और नए बिल्स और भारत की लोगों के लिए, लोगों के फेवर के लिए कर सकें। तो ये भी सरकार का एक एजेंडा है। इस तरह से इस डिलिमिटेशन को जोड़ने वाली कोई बात नहीं है ऐसी कि लोगों को ये बहुत अच्छी बात है। देखिए मान लीजिए 10,000 लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधित्व व्यक्ति करता है, और यदि दो व्यक्ति 5-5 हजार लोगों पर प्रतिनिधित्व करेंगे तो इससे 2 MP मिलेंगे और लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जी तो 543 सीटों की जगह पर जब 850 सीटें आएंगी तो उसका लाभ लोगों को मिलेगा, और विपक्ष को भी ये एजेंडा छोड़कर ना नुकर वाला राष्ट्र के अच्छे काम करने में योगदान देना चाहिए। ठीक है। राजबाला कैथल जी, कांग्रेस ए, क्या समझती है मैम इन चीजों के ऊपर? खास तौर पर जब कांग्रेस को पता है कि ये 2/3 देखो बहुमत जो चाहिए उसको पास कराने के लिए, फिर भी भाजपा ये लेके आती है, तो कांग्रेस इसका किस तरह से? अब जी अगर कांग्रेस पहले अगर ये लाना चाहती थी, लेडीजों को आरक्षण देना चाहती थी, तो कांग्रेस पहले बहुत लंबे समय तक रही है तो दे सकती थी। और कांग्रेस का मैंने एक देखा है, तो जब 11% भी 15% जितना भी लेडीजों को आरक्षण मिला है, ये राजनीतिक वाले बंदे पहले अपने ही बंदे को और अपनी ही लेडीजों को उठाते हैं। तो फिर जो बाकी बचे हैं, आम आदमी तो नंबर है नहीं, इतना आरक्षण में आम आदमी तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता था लोकसभा में और विधानसभा में। फिर हमारी तो बारी नहीं थी नहीं आम आदमी की। रही दूसरी बात है, अगर मैं बीजेपी भाजपा की बात करूं, देखो मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, कांग्रेस पार्टी में रही हूँ, लेकिन मैं सच्चाई की बात कहना चाहती हूँ। जब देखो अब भाजपा ने क्या किया, लेडीजों के लिए बहुत कुछ सुविधाएं दी है। मैं मेरा मन मानता है और मैं खुद अपनी निजी बात कहती हूँ भी भाजपा आरक्षण जरूर देगी, लेडीजों के सम्मान भी रखेगी, और उन्होंने पहले रखा भी है। जो तक आज तक बहुत सारी सुविधाएं दी है जो हमारे तक नहीं पहुंच पाई हैं, क्योंकि उनके पास MP आते हैं, MLA आते हैं, जो मोदी जी सरकार हमें ये सुविधा देती है तो वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। जैसे हमने मोटे मोटे देखे थे, आयुष्मान कार्ड है, कितने सारे लोग बीमार हैं, कितने सारी, अब देखा जाए तो रोड पे इतने पड़े हैं, ऑपरेशन नहीं हो रहे। लेकिन भाजपा सरकार बहुत कुछ देती है, ऐसा मैं नहीं कहती, लेकिन हम थोड़ी सी ठेस पहुंचती है हमारे किसानों के भाइयों के साथ, थोड़ी सी कानून ऐसे उसे ले आती है तो उस किसान को थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ती है। इस बात से हम थोड़े से नाराज हो जाते हैं किसान भाई। लेकिन भाजपा बहुत कुछ, सरकार कुछ दिया है, लेडीजों का मान सम्मान भी किया है। देखो क्योंकि बहुत सारी सुविधा जो सिलाई सेंटर हैं या बहुत सारी लेडीजों को जरूरत पड़ती है, उनकी सुविधा भाजपा ने दी है। अगर वो नहीं ही किसी ने बताया, MLA ने नहीं बताया, आज तो हम भाजपा की टिकट लेने वाले जो MLA होते हैं ये ही हमें तक इतनी सुविधा नहीं देंगे, तो मोदी सरकार की और भाजपा का क्या कसूर है उसमें? वो तो हमारे हमारे MLA या छोटे MP उनकी उन पे बात जाती है। लेकिन हमारा महिलाओं का रखें और उसको देने की कोशिश करें, और महिला रूप होता है तो महिला की कभी भी कमजोरी मत देखिए, महिला के गुण देखिए, ये कैसे सरकार चलाती है। आरक्षण देने का काम कीजिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट है जी हमारी माननीय प्रधानमंत्री से भी, कांग्रेस से भी हमारी तो यही है, बीच में रोड़ा ना अटकाएं, कोई भी राजनीतिक में ऐसे रोड़ा ना अटकाएं, तो महिला पर गौर करने की जरूरत है इनको। ठीक। सिमरन सैयद जी, क्या 2029 में अब 543 सीटों के ऊपर जो है वो आरक्षण मिल पाएगा, या 2034 में ही मिलेगा? क्या स्पेशल सेशन बुलाकर, विशेष सत्र बुलाकर क्या एक विधेयक पास किया जा सकता है इस पे? देखिए कोशिश तो सबकी यही है, और अब तो महिलाएं वैसे ही रोड पे उतर गई हैं अपने हक के लिए बोलने के लिए।
और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम महिलाएं, आपने हमें इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद लेकिन मैम। एक चीज मैं जरूर कहूंगी जी। कि जैसे अभी कहा क्या नाम है राजबाला जी ने और शीतल जी ने भी, अगर मेरी कोई बात गलत हो जाए तो बुरा मत मानिएगा, कि ठीक है एजेंडा है, लेकिन विपक्ष को ये तो सोचना चाहिए कि ये चीज इस टाइम भलाई के लिए हो रही है। जरा सा अपनी ईगो को साइड कर कर अगर वो साथ दे गए तो इस टाइम शायद वो बहुत मतलब आगे बढ़ जाते। इतनी सी बात है कि हाँ, विपक्ष ने भी इस बात को टाला नहीं, उन्होंने इस बात को विरोध करके, इस बात का विरोध करके अपने आप को बुरा साबित करवा दिया कि अब ये महिलाओं के पक्ष में नहीं है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बड़ी शर्म की बात है। महिलाएं, उसमें ये नहीं था कि सिर्फ बीजेपी की जो महिला होगी या बीजेपी से जो जुड़ी हुई होगी वही आ सकती है, वो तो कांग्रेस की महिला भी हो सकती है, समाजवादी की भी महिला हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है, आएगी तो सही। मामूली इंसान कहीं तो आगे बढ़ेगा और महिलाओं की हिम्मत भी बढ़ेगी। वो भी कहेंगे हाँ जी, मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे मौका दिया कि मैं देश भी चला सकती हूँ, मैं एक निर्णय जनता के हित में भी ले सकती हूँ। तो ये तो एक तरीके से हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी, लेकिन महिलाओं के लिए तो शुरू से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे जब तक कामयाबी नहीं मिलती। ठीक है मैम। शीतल मैम का रुक करूंगा मैं। शीतल मैम, अ, महिलाएं जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज में सबसे आगे होती हैं, शायद आप मेरी बात से ये सहमत होंगे। तो कितना सही हो जाता अगर 850 सीट्स हो जाती और महिलाएं 273 के आंकड़े के साथ संसद में बैठती, और तब एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी जो थी संसद के अंदर किस तरह की रहती, कितना ये सही रहता महिलाओं के लिए, खासतौर देश के लिए। एक और दूसरा, ये जो चुनावी माहौल चल रहा है, अब तो दो ही स्टेट्स के बचे हैं, एक वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के, एक 23 को होगा और एक 23 और 29 को। तो इस बात का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है महिला वोटर्स के ऊपर इन चुनावों के अंदर? देखिए साहिल जी, निश्चित रूप से इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे तो भारतवर्ष में हमने एक हमारी पुस्तक है प्राचीन मनुस्मृति, उसमें कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन जब उस बात को प्रैक्टिकली जीने का समय आता है, तो हमारे जो नेता लोग हैं वो अपने फायदे को सबसे पहले सर्वोपरि रखते हैं। तो अभी मैं सुन रही थी अखिलेश यादव जी को, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। और जब लेकिन 2023 में जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था और लोकसभा और विधानसभा दोनों सदनों में पास हुआ था, तब ये सवाल उन्होंने तब उस टाइम क्यों नहीं उठाया? आज परिसीमन अटैच होने के बाद ये सवाल क्यों उठाया? इससे उनकी जो दोहरी मानसिकता है वो दिखाई देती है। और रही बात महिलाओं की, तो मैं आप सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहती हूँ, महिलाएं किसी भी रूप में कमतर नहीं है, उन्हें आरक्षण मिले या ना मिले। वो आरक्षण से पहले भी आपने देखा होगा, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो किसी आरक्षण के कारण वहां नहीं पहुंची है। आप मायावती जी को देख लीजिए, वो किसी आरक्षण के तहत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं रही हैं। ममता बनर्जी जी किसी आरक्षण के तहत मुख्यमंत्री नहीं रही हैं। तो महिलाओं के लिए आरक्षण मिल जाए वो एक पॉजिटिव साइड है। लेकिन इसके अलावा भी अब ये महिला रिजर्वेशन बिल लागू हो या ना हो, मैं तमाम गवर्नमेंट को और जो ऑपोजिशन को ये बताना चाहती हूँ कि महिलाएं किसी भी रूप में पीछे नहीं है। अगर आप महिलाओं के हित को आगे लेकर ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल लागू हो या ना हो, आप 50-50% अपने साथ महिलाओं को रखिए हर क्षेत्र में। तब तो माना जाएगा कि हाँ, आप महिला के रिजर्वेशन के तो फेवर में नहीं, ऑपोजिशन में नहीं है, उनको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। बिल आए या ना आए, आप पार्टी में उनको 50% भागीदारी दीजिए। हर पार्टी के लोगों से मेरा ये संदेश है। ठीक है मैम, धन्यवाद आप तीनों को हमारे जुड़ने के लिए। सविन सईद मैम आपका धन्यवाद, राजपाला कैसल मैम का धन्यवाद, और शीतल गहलोत मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए, और हमारे साथ जिस तरह से अपनी बातें रखी काफ़ी अहम हो जाती हैं। तो साफ है, महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि देश की राजनीति का केंद्र बन चुका है। एक तरफ इसे महिलाओं के अधिकारों की ऐतिहासिक पहल बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता संतुलन बदलने की साजिश कहा जा रहा है। सच क्या है ये आने वाले समय और राजनीतिक फैसलों से साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि ये मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा असर डाल सकता है। अब नजर इस बात पर है कि क्या सरकार और विपक्ष किसी सहमति पर पहुंचेंगे या ये टकराव और गहराएगा। फिलहाल तारियल शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।